Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are releasing the fifth video on stock valuation under fundamental analysis course. In this video we will discuss about enterprise value, what is enterprise value, how the enterprise value is different from market value, what is EBIT, EBITDA and operating profit, how these financial parameters is helpful for stock valuation, what is EB by EBITDA ratio, how the EB by EBITDA ratio is different from P by E ratio. So we will discuss these financial parameters and ratios in detail in this video. Please watch this video till the end because I am going to give you the important tricks how to use these financial parameters and ratios in stock valuation. I will also advise you, if at all you have not watched my previous 4 videos on stock valuation, I will provide you the link in description. You can watch it from there. So let's start. So these are the content we will discuss on these parameters one by one. First is enterprise value. Enterprise value को हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं. इंटरप्राइज वैल्यू को कैसे निकालना होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? आपका हार्ड कैश या कोई भी शॉर्ट टर्म आपके पास बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, किसी कंपनी के पास बॉन्ड्स जिसको वो इजिली इन कैश करवा सकते हैं, जैसे मनी मार्केट फंड, कमर्शियल पेपर्स जब काफी ज्यादा लिक्विड होते हैं उसको इजिली इन कैश किया जा सकता है, इसलिए उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट का मतलब क्या हुआ? आज के डेट में उसकी बोरोइंग्स कितनी है, उसके लोन्स कितने हैं, प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन. मैं अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस. दैट विल गिव यू द मार्केट कैपिटलाइजेशन. मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आज के डेट में उस कंपनी की एक्सचेंज पे क्या वैल्यू है. आज के डेट में अगर कंपनी को एक्वायर करना हो उसको एक्सचेंज पे जो वैल्यू दिखा रहा है दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन. लेकिन अगर किसी कंपनी को पूरा का पूरा एक्वायर करना है तो वो उसकी इंटरप्राइज वैल्यू आपकी रियल वैल्यू बताएगा, क्योंकि मार्केट पे जो वैल्यू बता रहा है उसके साथ वो उसका डेप्थ नहीं बता रहा है. कोई भी कंपनी एक्वायर करना होगा तो उसके साथ उसको डेप्थ भी लेना पड़ेगा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको कंपनी और सस्ती मिलेगी. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द इंटरप्राइज वैल्यू एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन. इंटरप्राइज वैल्यू आपकी रियल वैल्यू बताता है कंपनी, क्योंकि उसके साथ आपके डेप्थ भी हैं और कैश इक्विवेलेंट भी है. गेट द मोर क्लियर पिक्चर, हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं. मैं फिर से screeners.in खोला हूँ. यहाँ पे डाल दीजिए आप देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री. रिलायंस इंडस्ट्री का प्रोफाइल खुल गया. यहाँ पे देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप है 14,13,115 करोड़, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है मार्केट कैप वाली कंपनी है ये. और इंटरप्राइज वैल्यू देखिए यहाँ पर 17,37,328 करोड़ है. अगर रिलायंस इंडस्ट्री को एक्वायर करना है तो उसको सिर्फ 14 लाख देने से नहीं होगा, यहाँ पर आपको इंटरप्राइज वैल्यू देनी पड़ेगी, दैट इज 17,37,328 करोड़. ये वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों आ रही है? आप देखिए यहाँ पर इसका कैश इक्विवेलेंट कितना है? 30,920 करोड़. लेकिन इसका डेप्थ जरूर ज्यादा होगा. डेप्थ देखिए इसका 3,55,130 करोड़ है. आप अगर मार्केट कैप प्लस ये डेप्थ माइनस कैश इक्विवेलेंट कर देंगे तो आपको इंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगा. अब आते हैं दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा स्टील ले लेते हैं. टाटा स्टील देखिए यहाँ पर मार्केट कैप जो है 45,516 करोड़ का है और उसकी इंटरप्राइज वैल्यू देखिए 1,53,789 करोड़ है. उसके 3 टाइम्स आपको दिख रहा है कि उसकी इंटरप्राइज वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी टाटा स्टील को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि इसका डेप्थ आप देखिए 1,16,000 करोड़ का तो डेप्थ ही है और कैश इक्विवेलेंट इसका 8,055 करोड़ का है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर. हिंदुस्तान यूनिलीवर का आपका मार्केट कैप है 5,19,380 करोड़ का और एंटरप्राइज वैल्यू इज 5,14,267. मींस 5,14,267 आपका कम है. अगर कंपनी को एक्वायर करना होगा तो आपको कम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप डेप्थ देखेंगे तो डेप्थ इसका है ही नहीं, क्योंकि ये डेप्थ फ्री कंपनी है और कैश इक्विवेलेंट इसका 5,113 करोड़ है. तो आपको मार्केट कैप से भी यहाँ पर कम पैसा देना पड़ेगा. एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं, एनबीसीसी. एनबीसीसी मार्केट कैप इसका देखिए 4,185 करोड़ है और उसकी जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो नेगेटिव हो गई. इंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है? आप देखिए ये भी डेप्ट फ्री कंपनी है और उसके कैश इक्विवेलेंट आपके ज्यादा है. तो आप सोचिए अगर किसी इन्वेस्टर्स को इस कंपनी को एक्वायर करना होगा तो उसको कोई वैल्यू पे नहीं करनी, उल्टा उसको 1,021 करोड़ मिलेगा. अगर प्रोमोटर्स राजी होते हैं तो प्रोमोटर्स आपको वहां पे शेयर्स आपको देंगे ही नहीं. तो ये इससे पता चल रहा है कि इसकी कंपनी की वैल्यूएशन राइट नाउ इज वेरी चीप. सिर्फ इसी पैरामीटर को देख के आप किसी शेयर्स में पोजीशन या शेयर्स को खरीदिएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही पैरामीटर नहीं होता शेयर खरीदने का, बहुत सारे पैरामीटर्स. अगर इसका मार्केट वैल्यू इतना सस्ता है तो इसके पीछे जरूर कारण होगा, उसके सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे. नाउ कम्स द इबिटा.
बहुत बार कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स या क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो इसमें EBITDA का टर्म बहुत बार यूज होता है। EBITDA क्या होता है? दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। EBITDA कैलकुलेट कैसे करना है? नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन काफी भारी लग रहा होगा, चलिए आगे समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी के पास एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट 1 लाख जो 10 साल चलने वाली है, तो हम उसको क्या करेंगे 1 लाख डिवाइड बाई 10 कर देंगे, क्योंकि 10 साल में वो वैसे ही खराब हो जाए। पर साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा? 10,000। तो कंपनी क्या करेगी, उसके रेवेन्यू में से 10,000 माइनस कर देगी, मतलब उसको एक तरह से एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेगी। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स में आपकी ड्यूरेबिलिटी होती है, उसकी भी एक लाइफ होती है, जैसे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स की भी एक पर्टिकुलर लाइफ है, तो वो आपके समय के साथ डिप्रिशिएट होती है। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स में होता है तो उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, अगर इंटेंजिबल एसेट्स में हो रहा है तो वैसे एमोर्टाइजेशन निकालते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर फिक्स्ड एसेट यूज कर रही है या कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, एक टेक्नोलॉजी क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती है, तो समय के साथ कम होते जाएंगे, तो वो उस तरह से एक्सपेंस की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, तो उसके रेवेन्यू से माइनस करना होगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी जब हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैं हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट का स्नैपशॉट दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं रेवेन्यू ऑपरेशन दिखा रहा हूँ इज 1 करोड़, दैट इज 100 lakhs। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 40 lakhs। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जैसे रॉ मटेरियल्स वगैरह आते हैं वो आपका 40 lakhs हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 100 lakhs माइनस 40 lakhs इज अराउंड 60 lakhs। और कंपनी चलाने के लिए कुछ रेंट, सैलरीज, एडमिन एक्सपेंस देने पड़ेंगे, वो अराउंड हम मान लेते हैं 10 लाख। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर इनकम, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो यहाँ पे मैंने लिखा है 100 लाख, जो आपके कोर बिजनेस से आता है। सपोज कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, जो उसके सीमेंट को अगर सेल करती है तो उसके कोर बिजनेस से जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मान लेते हैं किसी उसी सीमेंट इंडस्ट्री का कोई रियल एस्टेट पड़ा है जो किसी काम का नहीं है, उसको उसने बेच दिया, अगर वो बेच देता है उससे वो जो इनकम आता है दैट इज नॉन ऑपरेटिव इनकम। कंपनी के पास कुछ बॉन्ड्स थे जिसको उसने सेल कर दिया, उसके कारण जो इनकम आ रहा है उसको बोलेंगे नॉन ऑपरेटिव इनकम। नॉन ऑपरेटिव इनकम में आपका यहाँ पे अभी हम मान के चल रहे हैं अभी 0 है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी अभी हम 0 लेके चल रहे हैं। यहाँ पे EBITDA कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 60 lakhs माइनस आपका अदर जो एक्सपेंसेस था माइनस 10 lakhs इज अराउंड 50 lakhs। यहाँ पे 50 lakhs आपको यहाँ पर दिख रहा है EBITDA। और यहाँ पे मान लेते हैं कि डिप्रिसिएशन इज अराउंड 8 lakhs और एमोर्टाइजेशन मान लेते हैं 1 lakhs। तो इसको भी अगर हम माइनस कर देंगे तो आएगा EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आ रहा है आपका 41 lakhs के अराउंड। अगर हम मान लेते हैं फैक्टर कर लेते हैं इंटरेस्ट, कंपनी ने कुछ लोन्स ले रखे हैं तो उसके अगेंस्ट में उसको इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा, दैट इज अराउंड लेते हैं 6 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा? 41 माइनस 6 lakhs इज 35 lakhs। 35 lakhs पे कंपनी को टैक्स भी देना पड़ेगा, टैक्स इज अराउंड मान लेते हैं 30%, क्योंकि कंपनी का स्लैब्स अगर हम 30% एज्यूम कर तो 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो 30% अगर हम 35 का लेंगे तो इज अराउंड आएगा 10.5। तो 35 माइनस 10.5 इज 24.5। ये आपको आएगा नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो ऑपरेशन से ही इनकम आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो लिए नहीं, नहीं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिए, तो आपका जो EBIT है वही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। बहुत बार लूजली EBIT को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल देते हैं, लेकिन वो हर बार सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि अगर नॉन ऑपरेशनल इनकम आता है तो EBIT और आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे अलग हो जाता है। फॉर्मूला देखा था, दैट इज नेट प्रॉफिट दैट इज 24.5 प्लस टैक्स इज 35 लाख प्लस इंटरेस्ट 41 lakhs प्लस डिप्रिसिएशन प्लस एमोर्टाइजेशन इज 50 lakhs। तो EBITDA यहाँ से आ जाएगा। तो EBITDA क्या शो करता है? किसी कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, क्योंकि EBITDA में आप डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, आपकी जो ऑपरेशनल फ्रंट पे जितने भी अर्निंग्स हो रही है उसको शो करता है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को देखें, जैसे टेलीकॉम, रियल एस्टेट, एविएशंस, रिफाइनरीज, ये ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, जिसके आपके मशीनरीज लगते हैं, बहुत सारे पैसे लगते हैं आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। अगर उसको कंपेयर करना है तो आपको उसकी ऑपरेशनल फ्रंट पे कंपेयर करना पड़ेगा। EBITDA को आप जब भी कंपेयर करें उसकी पेयर कंपनीज के साथ ही कंपेयर करें। अब आता है EBIT हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि EBITDA से ही अगर हम डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस कर देंगे तो आपको EBIT मिल जाएगा। EBITDA जैसे मैंने बताया आपको कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए हम लोग मेनली यूज करते हैं,
क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में आपका जो डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, तो उससे आपको रियल आइडिया नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग EBITDA चेक कर आपको क्लियर आइडिया मिले कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। तो EBIT हम लोग लेस कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए हम लोग EBIT यूज़ कर सकते हैं जिसमें डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो मैंने बताया EBIT निकालने के लिए आपको EBITDA से क्या करना होगा, EBITDA माइनस डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन करना होगा। और EBIT के लिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आ रहा है नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हम लोग पिछले वाले एग्जांपल में देखे थे कि जिसमें EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम आ रहे थे, क्योंकि वहां पर आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम 0 था और यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम 0 नहीं है। यहाँ पे देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम 5 लाख है। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू जो आपको ऑपरेशन से आ रहे हैं 100 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 40 लाख, तो टोटल आ गया 60 लाख। और रेंट एडमिन एक्सपेंसेस आपका आ गया 10 लाख, तो टोटल इसे माइनस कर देंगे, 60 माइनस 50 होगा, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगा 55 लाख माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो रहा है 1 लाख, तो आपका आ गया 54 लाख में आप डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को 9 लाख को, टोटल ये 9 लाख आपने 9 लाख को घटा के 45 लाख आपका यहाँ पर EBIT आ गया। अब उसी तरह इंटरेस्ट आपका 6, हम लोग 6 ही एज्यूम किया था लास्ट टाइम, तो 6 इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है। और 45 माइनस 6 39 लाख, 30 लाख का 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, डेट इज 11.7, और नेट प्रॉफिट आ जाएगा 27.3। और यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहाँ पे लिखा है मैंने वो 41 लाख लिखा, और यहाँ पे EBIT जो आ रहा है वो 45 लाख है। दोनों में यहाँ पर डिफरेंस आ गया। बहुत बार लूजली लोग जो बोल देते हैं कि लोग EBIT को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल देते हैं, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ऑपरेशनल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इट इज EBIT माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना आ रहा है, आपका EBIT कितना था 45 लाख माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज 5 लाख, तो हो गया आपका 45 माइनस 5 40 लाख, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है आपका 1 लाख, तो हो गया टोटल 41 लाख। इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT दोनों में डिफरेंस होता है, ये आप ध्यान रखें। अब आते हैं EV बाई EBITDA क्या होता है। EV बाई EBITDA रेशियो दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन का ही रेशियो है ये। मान लेते हैं EV बाई EBITDA रेशियो 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट EBITDA के लिए आप 8 टाइम्स वैल्यूएशन देने को तैयार हो। देखिए यहाँ पर EV बाई EBITDA रेशियो 5 है, इसका मतलब ये है कि आपको 5 इयर्स लगेंगे उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, क्योंकि वो 5 टाइम्स ज्यादा महंगा। तो EV बाई EBITDA रेशियो एक तरह से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन गेज करता है। तो EV बाई EBITDA रेशियो अगर कम है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, लेकिन इसमें आप थोड़ा कॉशियस भी रहेंगे, क्योंकि EV बाई EBITDA रेशियो हो सकता है बहुत कम हो, जो हो सकता है कि उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है डिफॉल्ट की, चाहे उसके डेप्थ्स का बहुत ज़्यादा है। तो EV बाई EBITDA रेशियो को हम हेल्दी कौन सा बोलेंगे, जो 4 से 10 के बीच में लाई करता है, तो उसको हम हेल्दी EV बाई EBITDA रेशियो हम लोग बोल सकते हैं। इसमें भी मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर जब भी आप EV बाई EBITDA रेशियो करें तो सेम कंपनी के प्रोफाइल पे करें, क्योंकि FMCG का EV बाई EBITDA रेशियो अलग होगा, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अलग होगा, सीमेंट इंडस्ट्री का अलग होगा। इसको एक बार लाइव एग्जांपल से भी देख लेते हैं। फिर से हम लोग screeners.in में आए हैं, यहाँ पे कोई भी कंपनी डालिए, अशोक लीलैंड डाल देते हैं। अशोक लीलैंड का प्रोफाइल खुल गया। इसमें देखिए EV बाई EBITDA रेशियो इज 8.60। अब इसके पेयर्स पे जाते हैं हम लोग। पेयर्स में देखिए, पेयर्स में आपका 8.60 आ रहा है, फोर्स मोटर का 5.09 है, और टाटा मोटर्स का देखिए माइनस 52.31 है। माइनस का मतलब क्या हुआ इसका बीटा जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि इसकी इंटरप्राइज वैल्यू, अगर हम टाटा मोटर्स को क्लिक करते हैं, टाटा मोटर्स का आप देखिए यहाँ पे जो इंटरप्राइज वैल्यू है 61,395 करोड़ है, और EV बाई EBITDA रेशियो इज माइनस 52.31, क्योंकि इसका आपका जो बीटा होगा वो नेगेटिव होगा, इसके कारण वो नेगेटिव शो कर रहा है। हमारे कोई एग्जांपल लेते हैं सीमेंट इंडस्ट्री का, जैसे अल्ट्राटेक डाल देते हैं। अल्ट्राटेक का आप देखिए यहाँ पर EV बाई EBITDA रेशियो इज 14.99। अब इसके पीयर्स के साथ देखते हैं। EV बाई EBITDA रेशियो अल्ट्राटेक का इज 14.99, श्री सीमेंट इज 20.19। मतलब श्री सीमेंट की जो वैल्यूएशन राइट नाउ है वो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड दिख रही है एज कम्पेयर टू अल्ट्राटेक। बोजा इज 6.8, दैट इज फेयरली वैल्यूड, क्योंकि मैंने बोला था आपको 4 to 10 है तो आपका हेल्दी रहता है, तो आपका 6.8 है तो दैट इज फाइन। और ACC सीमेंट भी आपका हेल्दी वैल्यूड है 8.82,
JK Cement is 11.45। इस तरह से आप कंपनी की वैल्यूएशन देख सकते हैं। स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए आपको P/E रेशियो यूज करना है और कंपनी की वैल्यूएशन देखनी है तो आप बेसिकली आपको EV/EBITDA रेशियो देखना होता है। EV/EBITDA रेशियो आपको जनरली ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यूज करते हैं जहां पर आपको किसी का मर्जर या एक्विजिशन करने के लिए जरूरत पड़ता है। तो आपको EV/EBITDA से सिर्फ आपको फेयरली आइडिया लग जाता है कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है उसके पीयर्स के कंपैरिजन। तो आज उन्होंने क्या क्या सीखा, इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है और इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या अंतर होता है, EBIT, EBITDA और ऑपरेटिंग वैल्यू क्या होता है और EV/EBITDA रेशियो क्या होता है और उसका P/E रेशियो और EV/EBITDA रेशियो में क्या अंतर होता है और EV/EBITDA रेशियो कैसे यूज करना। तो आगे हम लोग एक और स्टेप ऊपर जाएंगे स्टॉक वैल्यूएशन सीखने के लिए और हम लोग डिफरेंट फाइनेंशियल पैरामीटर और रेशियोज डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ताकि वो लोग भी इन्वेस्टिंग सीख सकें। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकें। That's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.